अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी, इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आपको बाखबर रखने के लिए हम हाजिर हैं। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे और वकील रहमान और वहीद राजपुर कराची से हमारे साथ हैं, ज़हीर अब्बास मुल्तान से हैं, मलिक सईद आवान, इकराम होती और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सब नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। सबसे गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले जिस मामले का हम तज़किरा कर रहे हैं वो जामिया ज़िक्रिया है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ अलाउंसेस और भर्तियों की मद में करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। ज़हीर अब्बास, आपकी तरफ आएंगे, ज़रा डिटेल्स दीजिएगा किस तरीके से यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ हुई हैं। जामिया ज़िक्रिया में आए रोज करप्शन का कोई ना कोई मामला सामने आ जाता है। ये 2017 में एक्सटर्नल ऑडिट हुआ था जिसमें खजानादार दफ्तर में करोड़ों रुपए की जो है गैर कानूनी अदायगियों का इंकशाफ हुआ था। जो अदायगियां की गई थी वो मुख्तलिफ अलायंसेस की मद में की गई थी, सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम पर की गई थी और मुख्तलिफ गैर कानूनी भर्तियां करके जो है वो करोड़ों रुपए की अदायगियां की गई थी। उसमें अगर डिटेल आपको बताऊं तो उसमें सिक्योरिटी सर्विसेज की फराहमी के नाम पर 1,49,00,000 की करप्शन जो है मुबैना तौर पर की गई है। उसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों में असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनको गैर कानूनी अदायगियों की मद में जो है वो 46 लाख से ज्यादा का जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह अगर बात करें यहाँ पर कंप्यूटर अलाउंसेस की और उसके अलावा वार्डन अलाउंस की, तो उसमें भी 60 लाख से ज्यादा की जो है वो बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया है। उसके साथ साथ जो है वो खिलाफे ज़ाब्ता जो HEC के कवानीन है उसके बरक्स यहाँ पर मुख्तलिफ शोबों में लेक्चरर भर्ती किए गए थे जिनको तनख्वाहों की मद में जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा की अदायगियां की गई जो कि ऑडिट टीम ने गैर कानूनी करार दी थी। इसके साथ साथ जो 60 साल की एक एज लिमिट मुकर्रर की गई है HEC की जानिब से कि जो भी रिटायर्ड प्रोफेसर है वो 60 साल की उम्र के बाद दोबारा यूनिवर्सिटी में भर्ती नहीं हो सकता। लेकिन जामिया ज़िक्रिया में यहाँ पर खजानादार ऑफिस की मिली भगत से 6 ऐसे प्रोफेसर है जो रिटायर हो चुके थे, उनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी, उन्हें दोबारा फिजिक्स के शोबा में, उर्दू के शोबा में और दीगर शोबा जात में दोबारा भर्ती करके कौमी खजाने को जो है वो लाखों रुपए का नुकसान ताहाल पहुंचाया जा रहा है। निशानदेही के बावजूद किसी एक भी प्रोफेसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, उन्हें उहदे से नहीं हटाया गया। इसी तरह अगर बात करें मुख्तलिफ शोबा जात में दीगर इन बेज़ाब्तियों हुई तो उसमें यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर अलाउंस की मद में भी मैंने जैसे पहले बताया उसमें भी बेज़ाब्तियां सामने आई थी, जबकि सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम पे भी बेज़ाब्तियां सामने आई थी। 2017 में जब ये ऑडिट हुआ था तो नवंबर 2017 में खजानादार ऑफिस को इससे आगाह किया गया था कि आपके ऑफिस में ये बेज़ाब्तियां पाई गई हैं, तो जितनी भी गैर कानूनी अदायगियां आपने की हैं वो करोड़ों की मद में, तो 8 से 9 करोड़ के दरमियान वो सारी रकम थी, उसको वापस लिया जाए, रिकवरी की जाए। लेकिन अभी तक 1 रुपए की रिकवरी नहीं की जा सकी और गैर कानूनी जो भर्तियां हुई हैं मुख्तलिफ शोबा जात में उनको कैंसिल करने की सिफारिश की गई थी ऑडिट टीम की जानब से। दीगर जो सीनियर प्रोफेसर है उनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी जारी है, लेकिन अभी तक वो सारी तहकीकात जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। तमाम जो जिम्मेदारान थे जो करप्शन में मुलव्वस थे, जिसमें मुख्तलिफ फंड में खुर्द-बुर्द का इल्जाम लगाया गया था, तामीराती कामों में जो है वो 8-9 करोड़ की करप्शन सामने आई थी, तो उस पर जो है वो नैब में दरखास्त गई थी। नैब ने उस पर मुख्तलिफ असातिज़ा को जो है वो तलब भी किया था, उनके बयान जो है वो भी कलमबंद किए थे, मगर अभी तक वो इंक्वायरी जो है वो किसी भी हतमी फैसले की जानिब नहीं जाती नजर आ रही। सिर्फ और सिर्फ जो नैब की कार्रवाई है वो असातिज़ा को तलब करने, उनसे बयानात कलम बंद करने तक ही महदूद रही है। नैब में इंक्वायरी चल रही है लेकिन उसमें अभी तक कोई जो है वो हतमी मराहल में दाखिल नहीं हुई। आए रोज जो है वो करप्शन का कोई मामला सामने आता रहता है। जिन बेज़ाब्तियों का आपने जिक्र किया, क्या ये बेज़ाब्तियां पॉइंट आउट होने के बाद अभी भी जारी हैं या अब ये सिलसिला रोक दिया गया है कि बात पॉइंट आउट हो गई है, ऑडिट के अंदर इसकी निशानदही की जा चुकी है, चले अब इस खराबी को रोक देना चाहिए, या अभी भी बदस्तूर ये अमल जारी है? जी, अगर ये अमल रुक चुका होता तो नजर आ जाता। अभी पिछले दिनों थोड़ा सा पहले हमने स्टोरी ब्रेक भी की थी कि तामीराती कामों की मद में जो है वो 5 करोड़ से ज्यादा की करप्शन जो है वो थोड़ा अर्सा पहले की गई, जिसमें मनपसंद अफराद को टेंडर जो है वो जारी किए गए थे, उनको जो है खिलाफ ज़ाब्ता जो है
वो वर्क ऑर्डर जारी किया गया था, उसमें 5 से 6 करोड़ मुख्तलिफ जो शोबा जात थे उनकी तामीरें 9 थी। उसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबा जात में AC जो है वो इंस्टॉल करने थे, उसकी भी इंक्वायरी चल रही है। एंटी करप्शन ने जो है उस पर नोटिस लिया था और जो तामीराती कामों में खुर्द-बुर्द का इल्जाम सामने आया था, तो जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था उस मंसूबे का आप उसको जो है वो शामिल तफ्तीश किया था, उनके बयानात भी कलमबंद किए थे। एंटी करप्शन बाकायदा इस पर तहकीकात भी कर रहा है। लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद जो बहती गंगा है करप्शन की, उसमें हाथ धोने में सारे जो जितने भी इन्हीं के यहाँ के सीनियर साबका की बात कर ली जाए, दीगर जो ओहदेदारान है वो बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफ रहते हैं, जिसके आज जो आता है वो लेके चलता बनता है। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन सवाल वही है कि उसको तर्क नहीं किया जा रहा, और क्यों नहीं किया जा रहा, इस पे यकीनी तौर पे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको काम करना होगा। वहीद राजपुर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। सिंध में छोटे डैमों की तामीर में करप्शन का मामला है। 3 से 4 साल हो गए हैं, नैब अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं कर सका है। वहीद, क्यों हो रहा है ऐसा कि इतने सालों में भी नैब की तहकीकात मुकम्मल नहीं हो पा रही? देखें जी भाई साहब, ये छोटे डैमों का मामला है जिस पर सिंध हुकूमत ने ये छोटे डैम तामीर किए हैं। 12 अरब रुपए की लागत से जो है ये डैम तामीर हुए। 40 डैम हैं मजमूई तौर पर सिंध भर में। ये कराची, खैरपुर, दादू, जामशोरो समेत जो है मुख्तलिफ इलाकों में ये डैम की जो तामीर हुई, इस पर जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे, जिसके बाद जो है शिकायतें भी नैब के पास गई, एंटी करप्शन के पास गई। तो नैब की जानिब से ये इंक्वायरी इसके चल रही है। 3 साल लोग हैं नैब की इंक्वायरी को, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी है। कई केसेस ऐसे ही हैं नैब के पास जो ज़ेर अल्तवा हैं, लेकिन ये बड़ा केस है क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस का जो कहा था कि परफॉर्मेंस हमारी है, वो 2 बड़े काम थे। एक छोटे डैम थे, दूसरा जो है NICVD कराची में जो है उस पर बड़ी कारकर्दगी में जो है अपना गिनवाया था बिलावल साहब ने भी। लेकिन ये 40 डैम हैं जिनकी तामीर हुई है जिसमें करप्शन हुई। उसमें मेन मजमूई तौर पर जो है बड़े इल्ज़ामात हैं वो ये हैं कि इंटरनेशनल टेंडर नहीं किया गया, क्योंकि 1 अरब से ज़ायद जो जिसकी लागत होती है वो सिंध जो पिपरा रूल्स हैं उसके तहत इंटरनेशनल जो टेंडर करना होता है। इसी तरह जो है मनपसंद जो कंपनियां हैं उनको जो है ये ठेका दिया गया है। दूसरा बड़ा एलिगेशन ये है कि जो 40 डैम बनाए गए हैं सिंध भर में, वो उनकी जो कुल ओरिजिनल जो लागत थी उसमें भी इजाफा हुआ, तो फिजिबिलिटी सही तरीके से नहीं करवाई गई। और जो मुख्तलिफ ऐसी जगहों पर जो ये डैम बनाए गए जहाँ पर ज़मीन को जो है वो फ़ायदा भी नहीं हो सका है। ये जो है छोटे डैम जो बनाए गए थे ये बरसाती छोटे डैम हैं, वो बरसात जब होंगी तो वही ज़्यादातर जो है वो ये कोहिस्तान, थरपाकर जो है सांगड़ के इलाके में हैं, खैरपुर के जो रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर बनाए गए हैं। ये बरसाती जो है वो पानी पर जो भरने थे, लेकिन इसमें मजमूई तौर पर नैब की तहकीकात है वो 3 साल से अभी तक वो यहीं पे जो चल रही है। दूसरे केसेस हैं जैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ा केस था, वो नैब ने 5 साल के बाद जो है उसकी तहकीकात मुकम्मल की, अभी नैब रेफरेंस चल रहा है। तो बड़े बड़े सिंध के केसेस हैं जो नैब में अभी तक ज़ेर अल्तवा हैं। यह भी अच्छा, ये बताइएगा कि आप बताते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध भर में 40 डैम तमीर किए। ये डैम्स के अमली तौर के ऊपर तमीर हुए ज़मीन के ऊपर, और आपके नॉलेज में है कि इन डैम्स की तमीर के नतीजे में सिंध के लोगों को इसका कोई फ़ायदा मिल रहा है, और जिसका जो ऑब्जेक्टिव था, और उसके साथ अगर ये डैम्स मुकम्मल हो गए हैं तो अभी भी बदस्तूर फंड जारी करने का जो फंड्स के इजरा का सिलसिला है वो जारी है। क्या वो इन्हीं डैम्स की अदायगियों का सिलसिला जारी है, या कुछ मजीद डैम्स की तमीर के नाम के ऊपर मजीद अब खजाने से अदायगियाँ हो रही हैं? देखें जी भट्टी साहब, ये 40 डैम तो जो है मुकम्मल हो चुके हैं। अभी 12 डैमों पर जो है काम चल रहा है। उसमें जो पुराने कराची में जैसे गड्ढा मलिर का इलाका है, वहाँ पर पुराने डैम हैं, अंग्रेज़ दौर के बनाए हुए हैं, उनकी
उनको ओरिजिनल शक्ल में जो है वो बहाल करने के लिए उनका रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा है। इन समय जो है 12 डैम है मुख्तलिफ अभी तक, जैसे थरपाकर में काम चल रहा है, जामशोरों में डैम है वो उन पर भी काम चल रहा है। तो करोड़ों रुपए हर साल जो है उनको अदायगियाँ की जा रही हैं। मनपसंद कंपनियां हैं, 62 ठेकेदार हैं, तो उनको अभी तक नैब तहकीकात के बावजूद भी, इल्ज़ामात के बावजूद भी करोड़ों रुपए की जो है वो अदायगियाँ की जा रही हैं। दूसरा जो आपका सवाल है कि उनका जो ये डैम बनाए गए हैं उनका फ़ायदा भी हुआ है इलाके के जो आबादगार हैं या शहरी हैं। तो एक मिसाल में देता चलूँ, वो तो फेडरल गवर्नमेंट का जो था वो बाद में फेडरल गवर्नमेंट की जानब से दरावट डैम जो सांगड़ का है वहाँ पर सिंधु हुकूमत को वो मुंतकिल हुआ। तो सही तरीके से फिजिबिलिटी ना होने के बाद, इंटरनेशनल टेंडर ना होने के बाद, कोई बड़ी कंपनी को ठेका ना देने के बाद जो है ये वहाँ पर वो नुकसानदायी साबित हुआ है, क्योंकि सेम की वजह से वो सांगड़ की जो लाखों एकड़ ज़मीन थी वो बंजर होने को जा रही है। दूसरा जो बड़ा स्कैंडल सामने आया थरपाकर का, वहाँ पर भी जो थरकोल का पानी, जो जहरीला पानी निकाला जा रहा है, उसके लिए डैम बनाया गया, उसके भी बड़े नुकसानात थे आए सामने। तो थरपाकर में बड़े एहतजाज भी हुए, घोड़ानो डैम है वो उसका नाम है। तो मजमूई तौर पर जो प्लानिंग ना होने के बाद, फिजिबिलिटी सही ना होने के बाद जो है इसके नुकसानात ही हुए हैं। तो दूसरे जो डैम हैं उनके फ़ायदे भी हैं, जैसे जामशोरो, लेकिन मेन जो है एलिगेशन वो उनकी ओरिजिनल जो कास्ट है वो बड़ी है, मनपसंद कंपनियों को दिया गया ठेका, इंटरनेशनल टेंडर ना हुआ। तो ये मेन में एलिगेशन है जिनकी नैब तहकीकात कर रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया वहीद राजपुर, आप कराची से हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अपने प्रोग्राम में एक मामला हमने बारहा उठाया कि शिपिंग कंपनियां किस तरीके से इंपोर्टर से खिलाफ कानून ओवर चार्जिंग करती हैं और इसके साथ साथ सेल्स टैक्स बचा के सरकारी खजाने को नुकसान भी पहुंचा रही होती हैं। इस मामले का नोटिस लिया गया। बिलाखिर भट्टी साहब, अब ये तवक्को की जा रही है कि अरबों रुपए मालियत का ये टैक्स कौमी खजाने में आएगा। डिटेल्स बताइए। फैसल, हमने अपने प्रोग्राम में ये मामला टेकअप किया था कि सिंध के लोगों की जो मुआशी खुशहाली या उनकी तरक्की के अंदर जो किरदार अदा करता है, जो वहाँ पे सिंध की गवर्नमेंट भी जो टैक्स कलेक्शन करती है, वहाँ पर अरबों रुपए का मुख्तलिफ कंपनियाँ उसके अंदर खुद बुर्द कर रही हैं और अदायगी नहीं कर रही। और मामला था सेल टैक्स का, जो कि सर्विसेज के ऊपर आयद होता है, लेकिन वो अदायगी नहीं की जा रही। इसके अंदर इन्वॉल्व जो पाई गई, इसके अंदर शिपिंग कंपनियां हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनियां हैं, कस्टम एजेंट्स हैं, ये वो कंपनियां थी। उसके साथ दीगर मुख्तलिफ शोबे थे जो कि सिंध सेल टैक्स और सर्विसेज एक्ट 2011 की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे थे। और 10 जुलाई 2017 को एक वाज़ेह तौर के ऊपर एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था कि आपके ऊपर 13% सेल टैक्स आयद है, ये रकम जमा होनी चाहिए, लेकिन ये रकम जमा नहीं हो पा रही थी। हमने ये मामला टेकअप किया चूँकि मुख्तलिफ कंपनियां जो स्पेशली फ्रेट फॉरवर्डिंग के कारोबार से वाबस्ता हैं, कस्टम एजेंट्स हैं, ये शिपिंग कंपनियां हैं, जिसके अंदर हमने मेर्स्क पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी हमने शामिल किया कि जो अपने सार्फिन को मुख्तलिफ सर्विसेज के हवाले से जो इनवाइस जारी करती हैं, बिल जारी करती हैं, उसके ऊपर वो सेल टैक्स का नंबर दर्ज नहीं है। सेल टैक्स का नंबर दर्ज नहीं है तो इसका मतलब एक आम शख्स को या एक आम किसी को ये मौका प्रोवाइड नहीं किया जा रहा कि उसको ये पता चल सके कि वो सेल टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और दर हकीकत वो सेल टैक्स जमा नहीं करवा रहे। इस मामले को टेकअप किया। अल्टीमेटली हमने गुज़श्ता रोज़ रब्ता हुआ, मुशीर हैं मुश्ताक काज़मी साहब जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन के मुशीर हैं, उनसे बात की और इस सारे मामले के ऊपर उनसे वजाहत की। तो उन्होंने बताया कि ये मामला उनके इल्म में लाया गया है और उसके साथ साथ ऐसी वो तमाम कंपनियां, शिपिंग कंपनियां हैं, मेर्स्क पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड हो, दीगर शिपिंग कंपनियां हो, फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स हों, कस्टम एजेंट्स हो, जो सिंध सेल्स टैक्स रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक 2011 के मुताबिक अदायगियाँ नहीं कर रहे, उनका ना सिर्फ हमने ऑडिट शुरू कर दिया है बल्कि उनसे वसूलियाँ भी यकीनी बनाई जाएंगी। मामला ये है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं उनके ज़िम्मे 20 अरब रुपए से ज़ायद की रकम वाजिबुल अदा है। ये रकम सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर जमा होना लाजमी है, कौमी खजाने में रकम जमा होना लाजमी है, लेकिन ये रकम जमा नहीं करवाई जाती क्योंकि जो इनवाइसेस जारी की जाती हैं उसके ऊपर सेल टैक्स नंबर मेंशन नहीं किया जाता। इस हवाले से
जब हमारी मुशीर चेयरमैन खालिद महमूद बराए चेयरमैन हैं ये सिंध रेवेन्यू बोर्ड के खालिद महमूद, उनके मुशीर से बात हुई, उन्होंने कहा कि इसके अंदर वाज़े कानून के अंदर हमारे पास प्रोविजन मौजूद है कि हम गुज़श्ता 8 साल तक का ऑडिट कर सकते हैं कि किस कंपनी ने कि जो उसके ऊपर सेल्स टैक्स वाजिब था उसने जमा करवाया या नहीं करवाया, और अगर जमा करवाया तो क्या उतना ही सेल टैक्स जमा करवाया जितना उसके ऊपर वाजिबुल अदा था। जो कंपनियां भी इस सारे मामले की खिलाफ वर्जी में मुलविस पाई जाएंगी, भले वो गैर मुल्की कंपनियां हों, भले वो मल्टीनेशनल कंपनियां हों या लोकल कंपनियां हों, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। उन्होंने कमिटमेंट तो जरूर की है, लेकिन माजी के अंदर सिंध रेवेन्यू बोर्ड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड इस हवाले से अच्छा नहीं है, क्योंकि माजी के अंदर भी इस हवाले से जब शिकायत मौसूल हुई, सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने इन कंपनियों के खिलाफ मामला टेकअप किया, लेकिन फिर अचानक एक बड़ी शख्सियत के कहने के ऊपर ये सारा मामला दबा दिया गया, जिसके नतीजे में सिंध रेवेन्यू बोर्ड के या खजाने में 20 अरब रुपए से ज्यादा रकम जमा नहीं हो सकी। 8 साल गुज़श्ता जो उनके 8 साल है उनका ऑडिट हो सकता है, और उसके साथ साथ जो कंपनियां इस खिलाफ वर्जी की मुलविस मुर्तकिब पाई जाती हैं उनसे जितना सेल टैक्स बनता है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के 2011 के कानून के मुताबिक 100% जुर्माना उनके ऊपर आयद किया जा सकता है, और वो सेल टैक्स जो उनके ऊपर वाजिबुल अदा है वो भी उन्हें जमा कराना लाजिम हो जाता है। और जो सिंध सेल टैक्स बराए सर्विसेज एक्ट है उसके मुताबिक जो सर्विसेज शोबे के अंदर वाबस्ता कंपनी है, स्पेशली जिसके अंदर हम इसकी फ्रेट फॉरवर्डिंग की बात करते हैं, शिपिंग कंपनियों की बात करते हैं, जिसके अंदर मेसिक शिपिंग कंपनी पाकिस्तान का भी शुमार होता है, इनके ऊपर फैसल 13% सेल टैक्स आयद है, लेकिन ये सेल टैक्स खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा। इस हवाले से हमने तर्जुमान मेर्स पाकिस्तान कंपनी प्राइवेटली लिमिटेड से जब रब्ता किया तो उन्होंने एक मौक़िफ़ अडॉप्ट किया कि हम इसलिए सेल टैक्स का नंबर अपने इनवॉइसेस के ऊपर दर्ज नहीं करते क्योंकि हम अपने सार्फिन से सेल टैक्स वसूल ही नहीं करते। जब हम सेल टैक्स वसूल नहीं करते इसलिए सेल टैक्स का नंबर दर्ज नहीं करते, और ना ही हम सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर सेल टैक्स जमा करवाते हैं। यानी कि उन्होंने इस बात का ना सिर्फ इंकशाफ भी किया बल्कि इस बात की तस्दीक की कि ना, लेकिन उसका उन्होंने ये सहारा जरूर लिया कि वो कलेक्शन भी नहीं कर रहे और सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जमा भी नहीं करवा रहे। तर्जुमान मेर्स पाकिस्तान कंपनी के इस मौक़िफ़ को भी हमने टेकअप किया। चेयरमैन खालिद महमूद साहब के जो एडवाइज़र हैं मुश्ताक काज़मी साहब, उनसे हमने टेकअप किया कि इस मामले में कानून क्या कहता है कि अगर कोई भी कंपनी, वो शिपिंग लाइन हो, शिपिंग कंपनी हो या फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स हो या कस्टम एजेंट्स हो, वो अपनी इनवाइस के ऊपर सेल टैक्स नंबर दर्ज नहीं करते और आपको सेल टैक्स जमा नहीं करवाते इस बुनियाद के ऊपर कि वो अपने सार्फिन से वसूली नहीं कर रहे, तो क्या उनके ऊपर सेल टैक्स वाजिबुल अदा नहीं है? तो मुश्ताक काज़मी साहब ने वाज़े तौर पर बताया कि कानून इस सिलसिले के अंदर वाज़े है। कोई भी कंपनी, वो शिपिंग लाइन हो या कोई भी कंपनी हो जिसके ऊपर सर्विसेज टैक्स आयद होता है, ये उसकी सवाबदीद है कि अपने सार्फिन से वसूली करे या ना करे। लेकिन सिंध रेवेन्यू के एक्ट 2011 के मुताबिक उन तमाम कंपनियों के ऊपर लाजिम है जो सर्विसेज फराहम कर रही हैं कि वो 13% जो उनके नोटिफिकेशन है जुलाई 2017 का, उसके अंदर जो शेड्यूल दिया गया है जो 13% तक सेल टैक्स है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड में जमा करवाना लाजिम है। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि सार्फिन से वसूली करना ना करना अलग चीज़ है, लेकिन कौमी खजाने के अंदर इस रकम को जमा करवाना लाजिम है। और जो कंपनियां ये रकम जमा करवाने में जमा नहीं करवा रही, सिंध रेवेन्यू एक्ट की उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होने जा रही है और ऑडिट बाज़ाब्ता तौर के ऊपर शुरू कर दिया गया है। ठीक, बड़ी साहब इम्पॉर्टेंट है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड अब किस तरीके से खिलाफ कानून ये टैक्स बचाने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, और अरबों रुपए टैक्स कलेक्शन का ये मामला है। एक और इंतहाई अहम मामला जी, ज़राई तहकीकाती काउंसिल में 2 के बजाय 17 एहलकार भर्ती कर लिए गए हैं। हैरानकुन तौर पे 2 लोगों का इश्तिहार दिया गया जिसमें असामियाँ खाली थी और उसके बाद 17 लोग रखे गए। मलिक सईद अवान साहब की ये स्टोरी है, रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी पब्लिश हुई है। मलिक साहब बताइएगा ये यहाँ पे क्या कारीगरी इस्तेमाल हुई है, ये चमत्कार कैसे हो गया 2 के बजाय 17? जी फैसल साहब, अगर हम मुस्लिम लीग नून का दौर देखें तो उसमें जो भी मिनिस्ट्री उठा लें वहाँ पे भी यही हुआ है कि क़वायद ज़वाबित के ख़िलाफ़ उन्होंने भर्तियाँ की हैं हर जगह पे। अब हमारे पास केस आया पाकिस्तान ज़राई तहकीकाती कौंसिल में जो है वो 2 भर्तियों का इश्तिहार दिया गया और उस पर 17 लोग भर्ती कर लिए गए। जब इस हवाले से हमने मज़ीद इन्फॉर्मेशन ली और डॉक्यूमेंट देखे तो उसमें बताया गया कि इन्होंने 2014 में हुकूमत की जानिब से शफाफ मेरिट पर भर्तियाँ करने के लिए ये लाजम करार दे दिया गया था, ख़त लिखा गया था तमाम वजारतों को कि आपने जो है वो इश्तिहार के बगैर भर्तियाँ नहीं करनी। 2015 के में जो है हुकूमत की जानिब से एक वाज़ेह पॉलिसी दे दी गई थी कि आपने इस पॉलिसी के तहत ये टेस्टिंग सर्विस इस्तेमाल करके और आपने जो है शफाफ भर्तियाँ करनी हैं।
PARC ने 2 लोगों की भर्ती के लिए जो है वो एडवर्टाइजमेंट दी और उस पर 17 लोगों को भर्ती कर लिया। और इस हवाले से जब उनसे PARC से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमारे पास जो है वो एहलकारों की तादाद कम थी और क्लैरिकल स्टाफ को कम था, इसलिए हमने टेस्ट की बुनियाद पे जो है वो बाकी मेरिट पे लोग आते थे उनको बुलाया। लेकिन मज़े की बात यह है कि मेरिट पे जो टेस्टिंग सर्विस थी उसका रिकॉर्ड इनके पास मौजूद नहीं है, उसके पेपर मौजूद नहीं है, जिसको ऑडिट ने जो है वो पॉइंट आउट किया है। इसके अलावा जो शफाफ उसकी वजह से सारा जो अमल है वो गैर शफाफ हो गया, क्योंकि जो चीज़ें थी पेपर मेरिट भी मौजूद नहीं था, एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दी गई थी। और जब पेपर मौजूद नहीं है तो फिर टेस्टिंग का आप किस तरह कह सकते हैं कि ये शफाफ अमल है। उस वजह से उन्होंने टेस्टिंग पे भी एतराज़ लगाया कि ये तरीका जो है ये साफ़ नहीं है, इस वजह से ये नहीं हुआ। और 2 पे फिर 17 जो हैं वो भर्ती हैं। इस हवाले से PARC के जो नए चेयरमैन आए हैं, जब उन्होंने आके तो ये मामला देखा तो उन्होंने एक कमेटी बना दी और 1 साल हो गया वो कमेटी जो है वो अभी तक उसकी कोई पेशरफ्त नहीं है। वो टेस्टिंग सर्विस से लेकर भर्तियों तक सारे मामला का जायज़ा ले रही है, लेकिन उस हवाले से अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा मलिक साहब, ये बताइएगा कि जब ऑडिट की जानिब से इस मामले के ऊपर एतराज़ आयद कर दिया गया और इस खिलाफ वर्जी की बेज़ाब्तगी की निशानदही कर दी गई, उसके बाद बजाय इसके कि फौरी तौर के ऊपर एक्शन होता, लेकिन अब दोबारा उसके ऑडिट के एतराज़ के बाद इंक्वायरी शुरू कर दी गई। और आपको पता है जब इंटरनल इंक्वायरी शुरू होते हैं तो उसके ऊपर बहुत से लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, तो अब इंक्वायरी कब तक मुकम्मल होगी और क्या ऑडिट के बाद एक्शन नहीं हो जाना चाहिए था? जी भट्ट साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब ये चीज़ पॉइंट आउट हुई कि टेस्टिंग सर्विस मशकूक हो गई है और उसके बाद जो मुतलका मवाद था वो नहीं मिल रहा था, तो ये सारी जो तकर्रियाँ इनको मनसूख कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि महकमे में लोग एक दूसरे लोगों को बचाते हैं। अब जो लोग भर्ती किए गए हैं वो भी ज़ाहिर बात है कि किसी के जानने वाले हैं, जिसकी वजह से वो प्रेशर तो अपनी जगह मौजूद। 1 साल हो गया, इंक्वायरी चल रही है। अब जो चीज़ें सामने हैं, ऑडिट को जो चीज़ें मिल गई हैं, उसके बाद इतनी तवील इंक्वायरी चलना, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दबाव की वजह से कोई काम नहीं कर रही, इस वजह से ये सारा मामला चल रहा है। अच्छा मलिक साहब, पाकिस्तान ज़रूरी तहक़ीक़ाती कौंसिल का जो असल ऑब्जेक्टिव था कि मुल्क भर के अंदर किसानों को फैसिलिटेट करें, नए बीज मुतारिफ कराएं, बीमारियों का हल बताएं, लेकिन अल्टीमेटली अपने मैंडेट से ऊपर कहीं पूरा उतरता दिखाई नहीं देता। हर वक्त स्कैंडल का शिकार रहता है। माजी के अंदर बलूचिस्तान और सूबों के अंदर पाम ऑयल दरख्तों के बीज के फराहमी के हवाले से एक बड़ा स्कैंडल सामने आया, कुछ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई, फिर मामला रुक गया। कभी चेयरमैन के खिलाफ ज़ाब्ता तकर्री रहती है और कभी खिलाफ कानून मुलाजमीन और अफसरान की तकर्री का मामला। ये इदारा जो इसका मैंडेट था, उस हवाले से इसकी क्या अचीवमेंट है आपकी नज़र के अंदर? क्योंकि बहुत से मामला आपने इसके रिपोर्ट किए हैं, किसानों को ये किस हद तक फैसिलिटेट कर रहे हैं कि अपनी पैदावारी जो अपनी पैदावार है उसमें इजाफा करें? बट साहब, बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये हुआ है कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आई है उसने संतों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिया और खुराक की तरफ उस तरह तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से खुराक जो है वो उसका शोबा तबाह होकर रह गया है। एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल के बनाने का मकसद यही था कि वो जो नई जदीद जो नस्लें हैं, बीज हैं, वो मुतारफ़ कराई जाएँ ताकि किसानों को एक नया प्लेटफॉर्म मिले, वो नई चीज़ें जो हैं वो काश्त करें और उनको फ़ायदा हो सके। लेकिन अब ये एक स्कैंडल के लिए जो भी बंदा भर्ती करवाना है वो ज़रिए तहकीकाती कौंसिल में भेज देते हैं। इसी तरह जो भी मामला हैं वो उनका अपना फोकस जो है वो अपनी जगह से हट चुका है। हालांकि इस पे बैरूनी मुल्क से भी काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आती है, मुख्तलिफ मंसूबे भी होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वही आती है कि ये आपस में जो है एक दूसरे के साथ मिली भगत के ज़रिए इंटरनली करप्शन करके उस तरह तरक्की नहीं होती। जब तक अदारे में शफाफियत नहीं आएगी, उसका जो मकसद है वो उस मकसद की तरफ नहीं चलेंगे, उस वक्त तक जो है अदारा आगे आउटपुट नहीं दे सकता किसानों को। हालांकि अब थोड़ा थोड़ा जो जहाँ पे बैरूनी दबाव है वो मंसूबे थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे इलाके हैं जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन उस तरह रिसर्च नहीं की जा सकती। बट सब पंजाब में काफ़ी ज़्यादा गंदम पे रिसर्च हुई है और इस हवाले से किसानों को जदीद बीज दिए गए हैं। लेकिन अब वफाक में देखें तो वफाक में अदारे की कारकर्दगी वो नहीं है जो होनी चाहिए। हालांकि ये सारा कुछ वफाक में होना चाहिए था और इसके अलावा जो नए बीज हैं, जो नई वैरायटीज़ आ रही हैं वो सारी मुतारफ़ करानी चाहिए थी, वो कामयाब होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही। इसके अलावा जो मज़ीद इसका काम है पाकिस्तान ज़रूरी तहकीकाती कौंसिल का, जानवरों के हवाले से अफजाइश नस्ल के हवाले से बाकी जो नई मशीनरी है वो भी इस तरह नहीं काम हो पा रहा जिस तरह होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।
भट्टी साहब, आपकी तरफ में आना चाहूँगा। ये तो कुछ मामलात हैं, तकनीकी हैं, क्या हो रहा है एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से एक नए इनिशिएटिव का आज आगाज़ किया जा रहा है, ज़रा बताइएगा और आवाम से वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने हर वक्त के अंदर एक अपना भरपूर किरदार अदा किया किसानों के मुश्किलात के हल के लिए और ज़री पैदावार में इजाफे के लिए। अब इस वक्त पाकिस्तान को जिस सबसे बड़े संगीन मसले का सामना है वो पानी की किल्लत का सामना है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। अब फेडरल गवर्नमेंट भी उसके अंदर शरीक हो चुकी है कि हमने डैम फंड्स कायम हुआ कि हमने डैम तमीर करने ताकि पाकिस्तान को जिस आबी किल्लत का सामना है उससे निपटा जा सके। मुल्क भर के अंदर तमाम शुबाह ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद इस डैम के अंदर अपनी शिरकत, इसमें फ़ंड अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने एक अच्छा उनको आइडिया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि क्योंकि पानी की जो अहमियत है सबसे ज़्यादा वो समझते हैं कि किसान उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसानों ने फसलें उगानी हैं, किसान अपनी ज़री पैदावार में इजाफा करेंगे तो पाकिस्तान की GDP में अंदर इजाफा होगा, मुल्क की मौशियत तरक्की करेगी और मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। डैम बनना लाजिम है और इस डैम के अंदर फंड्स के अंदर मजीद रकूम के जमा करने में की शरह में इजाफे के लिए उन्होंने मुल्क भर के अंदर एक कैंपेन लॉन्च करने का फैसला किया है, जिसके अंदर एक अलामती तौर के ऊपर एक फाख्ता बनाई गई है जिसके जरिए वो ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो चुका है और अब हमने मुआशी खुशहाली की जानिब बढ़ना है, मुआशी तरक्की करनी है, जिसके लिए डैम्स की तमीर नागुज़ीर है। पहले मरले के अंदर 18 नवंबर को झंग के अंदर इसका बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इस मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है। उसके बाद इस्लामाबाद पहुंचा जाएगा, पार्लियामेंट हाउस जाएंगे, लाहौर, पेशावर और मुख्तलिफ कराची समेत मुख्तलिफ जगहों पर इस फाख्ता को लेकर जाएंगे जो उसकी अमन की अलामत के तौर के ऊपर भी जा रही है। और वहाँ पर मुख्तलिफ स्लोगन से और बैनर्स के जरिए किसानों को और जनरल पब्लिक को कन्विंस किया जाएगा कि डैम फंड्स के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि डैम्स के जरिए से ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ज़री जो शोबा है उसकी पैदावार उसके साथ वाबस्ता है। ज़री पैदावार में हमारा पर एकड़ पैदावार में इजाफा होगा, जिसके नतीजे में हमारी GDP ग्रोथ होगी और मुल्क को मुआशी तरक्की मिलेगी। ये उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और जब लाहौर इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक बड़ी तकरीब का एहतमाम भी किया जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का ये इनिशिएटिव और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अवाम डैम्स फंड में बड़ी तादाद में अपने एहतियात जमा करवा रहे हैं। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद को भी तवक्को है कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा। वकील रहमान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। वकील, आपकी स्टोरी पगड़ी सिस्टम को लेके है। कई सालों से, तकरीबन 1 सदी से ज़ायद हो गया है ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन आप बता रहे हैं कि कानूनी तहफ़्फ़ुज़ ना होने की वजह से अब तनाज़ात जन्म लेने लगे हैं। पहले तो ये तनाज़े नहीं होते थे, अब क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये जो पगड़ी सिस्टम है ये पाकिस्तान बनने से पहले के यहाँ बम्बई, हैदराबाद और कराची में ये 3 शहर ऐसे हैं जिसमें पगड़ी सिस्टम के तहत मकानात, दुकानें, गोदाम, इस पे जो है इसकी लेन देन होती रही है। एक वक्त था कि ये ज़ुबानी सौदे होते थे, लोग अपनी ज़ुबान का ख्याल रखते थे। फिर ये कि वो कीमतें भी कम थी, इस वजह से ये मसाइल सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये मामलात ये दूसरी नस्ल में, तीसरी नस्ल तक ये मुंतकिल हो चुके हैं। फिर इसकी जो है वो कीमतें बढ़ चुकी हैं। जो चंद लाख में एक दुकान की कीमत होती थी, 2, 4, 5 लाख या इससे भी कम, वो इस वक्त करोड़ों में उसकी कीमत पहुंच चुकी है। इसी तरह उस पे उसके जो मेन ये जो जहाँ पर ये दुकानें और ये जो जायदादें, जो मकानात हैं, ये बहुत प्राइम जगह पर और मार्केटों में, कमर्शियल इलाकों में, जिसके किराए भी जो है वो 30,000, 40, 50,000 एक उसके किराए हैं। लेकिन इस पगड़ी सिस्टम की वजह से उसके किराए 2-3 हज़ार या बिल्कुल ही नॉमिनल किराए होते हैं। तो ये कीमतें और किराए बढ़ने की वजह से ये जो है अब जो फरीकैन है उसमें ये मामलात बढ़ रहे हैं कि अगर हमारे बड़ों ने इस तरह के कोई मामलात किए भी है, अब वो उनकी ख्वाहिश ये है कि इसको किसी तरीके से इसको रिन्यूअल किया जाए, नए शक्ल में लाया जाए, ताकि वो उसकी जो उसकी कीमत बढ़ी है, करोड़ों में वो तब्दील हुई है, उससे फ़ायदा उठाया जा सके। इसके लिए मुख्तलिफ वो अदालतों में भी ये मामला जा रहे हैं, पंचायतों में भी जा रहे हैं। लेकिन वहाँ भी यही बताया जा रहा है कि ये पगड़ी सिस्टम जो है इसको कानूनी तौर पे इसके कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कानून में जायदाद की खरीद व फरोख्त या उसके किराए के जो कवानीन वज़ा है, ये पगड़ी सिस्टम ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ और उसमें उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये एक ज़ुबानी मामला होते हैं। अच्छा वकील, ये बताइए जो पगड़ी सिस्टम के तहत लाखों रुपए वसूल किए जाते हैं, उन जो वसूल करने वाले अफराद हैं उनके पास मलकियत के कोई कानूनी कागजात नहीं है, जिनके वो कब्जा माफी है। और ऐसे कब्जा माफिया के खिलाफ कराची समेत सिंध भर के अंदर हमें बड़े शहरों में एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन दिखाई दे रहा है।
तो इस ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद क्या ये लोग अब भी बदस्तूर बगरी सिस्टम के तहत लाखों रुपए वसूल करने का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं? जी, इसमें पगड़ी सिस्टम के तहत दो किस्म के लोग हैं। एक वो जिनके जेनवन सही तरीके से बैठे हुए हैं, यानी उनके वालिदैन ने या उनके पहले बड़ों ने मामलात किए थे और वो मामलात अब दूसरी तीसरी नस्ल में मुंतकिल हो गए और वो आगे वो मामलात चल रहे। कहीं ना कहीं उसमें जो है वो मामलात किराए और उसकी कीमत पर इख्तिलाफात हैं, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग से भी हैं जिसको काबिज माफिया कहते हैं, जिन्होंने इस पर टेक ओवर किया। कमजोर फरीकैन को देखकर उन्होंने उस दुकान पे कब्जा कर लिया है या दुकान पर या मकान पर कब्जा कर लिया है। इस तरह के लोगों को वो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी बहुत चाहिए। शुक्रिया वकील रहमान, आप कराची से हमारे साथ मौजूद थे। इस रिवायती और तारीखी सिलसिले को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए तो यकीनी तौर पर इस तरह के तनाज़ात हल हो सकते हैं। इकराम होती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। होती साहब, क्या अपडेट्स हैं IMF और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनकी? जी, अब तक जो सबसे बड़ी खबर आई है वो ये है कि IMF ने ये पॉइंट आउट किया पाकिस्तान को कि आप जो 80% से ज्यादा पाकिस्तान में टैक्स वसूल कर रहे हैं वो इंपोर्ट स्टेज पे वसूल कर रहे हैं, एडवांस टैक्स की शक्ल में वसूल कर रहे हैं और सेल्स टैक्स में वसूल कर रहे हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ रही है और जो इंपोर्ट की वजह से पाकिस्तान में जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो भी कम हो रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुनियादी नुकसान हो रहा है और इससे कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा आप आमदनी पर टैक्स को बढ़ाएं। तो जो आमदनी का टैक्स है वो न बढ़ाने की वजह से पाकिस्तान में जो मामला पैदा हुए वो ये हैं कि जो आमदनी के जो करप्शन है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई। ये भी पॉइंट आउट किया गया। अब चूंकि तहरीक इंसाफ हुकूमत की पॉलिसी भी यही है कि महंगाई को रोका जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर को लुटने से रोका जाए और करप्शन को रोका जाए। लिहाजा इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के साथ इस नुक्ते पर मुत्तफिक नजर आती है कि पाकिस्तान में इनकम टैक्स पर जो टैक्स की रकम है वो ज्यादा की जाए। ये तकरीबन 800 अरब रुपए के करीब है, जबकि टोटल टैक्स जो है 4000 अरब के करीब है। इस टैक्स को अब पाकिस्तान में कम से कम आधा करने के लिए, ताकि ये 2000 तक पहुंच जाए, इसके लिए एक मशीनरी IMF ने उसकी तजवीज दी है। वो मशीनरी ये है कि आप ऑडिट को बेहतर करें। जितना भी ऑडिट का मामला है पाकिस्तान में उसमें यह है कि रसाई ऑडिट को चूंकि इनकम टैक्स और इंपोर्ट स्टेज की जो टैक्सेशन है उस पर हासिल नहीं है, लिहाजा उस ऑडिट को IMF ने अब तजवीज किया है कि उसको रसाई दी जाए, तमाम इंपोर्ट्स चेक हों। दूसरी तरफ यह है कि अगर आप इंपोर्ट पर रेगुलेटरी ड्यूटी लगाकर उसको डिस्करेज करने की यानी उसकी हौसला शिकने की कोशिश करते हैं ताकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर कम ना हो, तो उससे यह होता है कि आपको मजीद टैक्स मिलना कम हो जाता है क्योंकि इंपोर्ट डिस्करेज हो गई, तो उसकी वजह से भी आपको नुकसान पहुंच रहा है। तो ये 3 किस्म के नुकसानात हैं, इनसे बचने के लिए इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए। ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सोहेल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।